हेलो, वेलकम टू आई कैट अकेडमी। क्लास 12 फिजिक्स के पेपर होने वाले हैं बस कुछ ही दिनों में। और आई होप सभी ने बहुत अच्छा पढ़ाई किया होगा, बहुत अच्छी तैयारी की होगी। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। आज मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर is placed as shown in the figure in a region where electric field E equal to 500 xi. Electric field 500 xi. Here x is in meter and E is in Newton per coulomb. Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमें करना है। ये एनसीईआरटी में भी है, थोड़े से अलग फॉर्मेट में, और ये क्वेश्चन आ भी रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। फिगर देख कर डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखी है 500 xi, क्या मतलब कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्स एक्सिस पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पे हमेशा ही, और मुझे फ्लक्स निकालना है इस क्यूब के थ्रू। फ्लक्स क्या होती है? हमारी जो फ्लक्स होती है वो होती है ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल होती है ई ए कॉस थीटा। अब देखो हमारे पास कौन कौन से फेसेस है। ये क्यूब का अपर फेस, अपर फेस की एरिया वेक्टर ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इस साइड। तो एंगल कितनी है? 90 डिग्री। तो ऊपर वाले फ्लक्स कितनी हो जाएगी? जीरो। ई ए कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 सॉरी ई ए कॉस 90 डिग्री एंड दिस विल बी 0। तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी ऊपर वाले फेस की? 0 डिग्री। इसी तरह से नीचे वाले की भी हमारी एरिया वेक्टर इस साइड होगी और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस साइड होगी। एंगल दोनों के बीच 90 डिग्री। यहाँ भी फ्लक्स क्या होगी? 0। सामने वाले फेस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, अभी भी एंगल 90 डिग्री है। सामने वाले फेस पे भी आपके लिए फ्लक्स कितनी होगी? 0। पीछे वाले फेस की भी फ्लक्स कितनी होगी? 0। तो फ्लक्स दो जगह आएगी। फ्लक्स आएगी एक इस वाले फेस पे, फ्लक्स आएगी इस वाले फेस पे, और एक फ्लक्स आएगी आपकी इस वाले फेस पे। इन दो फेस पे फ्लक्स आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके इस डायरेक्शन में है और आपकी एरिया वेक्टर भी आपके इसी डायरेक्शन में। इस वाले फेस में देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी इस वाले आगे एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और एरिया वेक्टर देखो इधर है। इस वाले में एंगल 0 डिग्री की है, इस वाले में एंगल 180 डिग्री की। इन दोनों में फ्लक्स आएगा। चलो इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट रीजन, इसे बोल देता हूं मैं सेकंड रीजन। तो मैं अभी फर्स्ट रीजन का फ्लक्स निकाल रहा हूं। फर्स्ट रीजन का अगर आप फ्लक्स निकालोगे तो आप लिखोगे ई ए कॉस 180 डिग्री। तो ये हो जाएगी माइनस ई ए। यहां तक बात समझ आ रही होगी। कॉस 180 डिग्री -1, ये माइनस ई ए। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। देखो 500x दे रखा है, e की वैल्यू i का मतलब x एक्सिस पे है, और ये 500x दे रखा है x। तो ये बताओ ये वाले फेस में x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 0.1 मीटर है। तो यहां पर इस फर्स्ट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500 इंटू 0.1। x की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पर 500 इंटू 0.1। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रही है। 500x, यहाँ x की वैल्यू 0.1, 500 इंटू 0.1। एरिया किसकी एरिया? फेस की एरिया। जो फेस है वो एक स्क्वायर है, और स्क्वायर की एरिया कितनी होती है? साइड स्क्वायर। हमारे स्क्वायर की साइड कितनी है? 0.1 मीटर। 0.1 ये कितनी हो जाएगी? 0.1 इंटू 0.1। ये हमारी फ्लक्स है फर्स्ट वाले फेस की। अभी टोटल फ्लक्स नहीं निकाला हमने क्यूब का, हमने बस ये बताया कि देखो इन सारे फेसेस में एंगल 90 डिग्री थी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, तो उनकी तो फ्लक्स 0 हो गई। दो फेसेस थे, एक ये वाले फेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, और एक ये वाली फेस जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। तो इन दो फेसेस से फ्लक्स होंगे। हमें इन दोनों फेसेस का फ्लक्स निकालना होगा और इन दोनों को ऐड करना होगा एल्जेब्रिकली। तो हमने इस वाले फेस का निकाला, वो माइनस में आ गया, ठीक है। अब मैं दूसरे वाले फेस पे फ्लक्स निकालूं। चलो दूसरे वाले फेस का फ्लक्स निकालना है। ये कैसे? ये हमने निकाला ई ए कॉस 0 डिग्री। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो हमने ई ए कॉस 0 डिग्री कर दिया। ये हमारी कितनी आ गई? ई ए। अब मुझे बताओ सेकेंड वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू? सेकेंड वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 500xi। तो 500x सेकेंड वाले फेस की x की वैल्यू कितनी होगी? ये वाली 0.1,
और ये जो स्क्वायर है ये भी 0.1, तो टोटल कितनी हो गई 0.2। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी 500 इंटू 0.2, 500 इंटू 0.2, ये E की वैल्यू है। और एरिया की वैल्यू फिर से वही 0.1 इंटू 0.1, स्क्वायर की एरिया 0.1 इंटू 0.1। तो इस वाले क्यूब में जो फ्लक्स है दो फेसेस में है, इन दो फेसेस का निकाला। अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है या नेट फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स जो भी हमारी है वो हमारी है फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2। सपोज करिए फ्लक्स 1 ये वाली फ्लक्स 2 थी, फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 ऐड करोगे तो फ्लक्स 1 कितनी है, ये तो हमारी -500 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। और ये अब दूसरी वाली क्या है, दूसरी वाली है प्लस 500 इंटू 0.2 इंटू 0.1 इंटू 0.1। अब ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आप कॉमन ले लो। सिर्फ कॉमन क्या ले लिया आपने कॉमन ले लिया 500 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा -0.1 प्लस 0.2। इसे सॉल्व करो, सॉल्व करके एक सिंपल सा आंसर निकालो, ये आपकी फ्लक्स होगी। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से, आपने कैलकुलेशन कर ली, ये फ्लक्स आ गई। तो ये हमने फ्लक्स निकाल लिया। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, फ्लक्स की यूनिट होगी न्यूटन कूलम पर मीटर। यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, फ्लक्स की यूनिट है हमारी न्यूटन कूलम पर मीटर स्क्वायर, एरिया है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। सॉरी, फ्लक्स की हमारी यूनिट है, फ्लक्स हमारी है ई हमारी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारी फ्लक्स की यूनिट होगी। यूनिट निकालना बहुत आसान है, जब भी यूनिट में कंफ्यूजन हो फॉर्मूला लिखो और सबके वैल्यू डालो, आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये फ्लक्स हमने निकाल लिया, बहुत इजी। यहाँ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, डेसिमल्स हटाओगे माइनस करोगे, इजीली कैलकुलेट हो जाएगी फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ज। कहां से करेंगे चार्ज, बच्चे थोड़े सोचने लगे चार्ज कहां से निकाले। चार्ज कुछ नहीं हमारे पास है, हमारे पास क्या है, हमारे पास गॉस लॉ है। गॉस लॉ क्या बताती है, फ्लक्स क्या होती है, गॉस लॉ ये बताती है फ्लक्स जो होती है क्यू एनक्लोज, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स आपने निकाल ही रखा है, फ्लक्स आपने निकाल ही रखा है, क्यू आपको निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है, इसे मल्टीप्लाई करो और चार्ज निकल आएगी। आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। चलो इसे मैं रब कर सकता हूँ और मैं दूसरा क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि मुझे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और ऐसे भी अभी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सके। अब बस 1-2 दिन में आपके बस अब ये बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं। इसे मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके कुछ डायग्राम बना रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। An electric dipole consists of point charges -1.0 picocoulomb and +1.0 picocoulomb located at 0.0 coordinates दे रखे हैं and 3 millimeter, 4 millimeter respectively in XY plane. An electric field E equal to 1000 volt per meter I cap, x axis पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, is switched on in the region. Find the torque acting on the dipole. हमें टॉर्क एक्टिंग निकालनी है कि इसमें टॉर्क कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, वेक्टर्स के छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वेक्टर आती है तो आप बड़े इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले हमारे पास एक चार्ज है Q1 जो कि -1.0 पिको कूलम, पिको पता है पिको का मतलब क्या, ये 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। पिको कूलम की आपकी चार्ज है Q1 जो कि यहाँ प्लेस है 0 पर, और दूसरी जो Q2 है वो +1.1 पिको कूलम, वो कहाँ प्लेस है 3 मिलीमीटर 4। तो मैंने देखो 1 2 3 और ये 1 2 3 4, 3 मिलीमीटर और 4 यहाँ पर मैंने प्लेस कर दिया। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1000 वोल्ट पर मीटर आई कैप का मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस। आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क तो हमने पढ़ा डाइपोल का, टॉर्क हमने क्या पढ़ा है, टॉर्क हमारी होती है P क्रॉस E, ये टॉर्क होती है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारी टॉर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, देखो मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, अच्छी बात है। अगर मुझे डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर फॉर्म में पता चल जाए तो मैं दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको निकालना। तो मुझे डाइपोल मोमेंट निकालनी है, और डाइपोल मोमेंट अगर आपको याद हो तो आप करते हो Q इंटू 12, हमारी ये आदत होती है। हमने ये डाइपोल मोमेंट ऐसे किया है कि ये Q है -Q, ये है +Q, और डिस्टेंस जनरली हम लोग 12 मान लेते हैं, लेकिन डिस्टेंस होती है,
ये क्या होती है? डिस्टेंस होती है। अभी हम लोग 12 मानकर नहीं चल रहे, ये मैंने आपको कराया क्योंकि जनरली हम लोग ऐसा ही करते हैं। देखो ऐसे भी तो है, ये मान लो माइनस क्यू, ये मान लो प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी, ये डी वेक्टर है, डिस्टेंस वेक्टर, मैंने इसको डी सपोज कर लिया, 12 की जगह मैंने डी सपोज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे बताओ डी वेक्टर कितनी है? अगर ये वाली हमारी डी वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, क्या डी वेक्टर आप बता सकते हो? डी वेक्टर सोचना आसान है। देखो एक्स एक्सिस दे रखी है और वाई एक्सिस में दे रखी है, इसकी पोजीशन बता रखी है एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस में जो पोजीशन है वो 3i हो गई, वाई एक्सिस में जो पोजीशन है वो 4j कैप हो गई, 4j कैप। तो हमारी जो p जो डी वेक्टर है, पहले मैं डी निकालता हूं, डी हमारी हो जाएगी 3i कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। ये डिस्टेंस का डी वेक्टर मैंने लिख दिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिंपल, 3i और 4j। लेकिन ये मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में, दिस वन इज इन मिलीमीटर। तो इसे मैं चेंज कर दूंगा अपनी SI यूनिट इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर में। अच्छा डायपोल क्या होती है? डायपोल वेक्टर मतलब क्वेश्चन को देखो मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं, मैं कोई एक्चुअल इसके मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा, मैं वेक्टर फॉर्म में सॉल्व कर रहा हूं। डायपोल वेक्टर क्या होगी हमारे इस केस में? Q इंटू डी। देखो 12 जो कहते थे वो 12 एक डिस्टेंस होती थी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की, जो आप 12 सपोज करते थे या 2x सपोज करते थे या 2a सपोज करते थे। तो यहाँ पर उसको हमने डी ही समझ लिया कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? डी। तो Q इंटू डी। अब चार्ज कितनी है आपकी? चार्ज 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 कौन सा? ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो चार्ज की तो मैग्नीट्यूड लेते थे, नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं, कोई भी एक चार्ज ले लो। चार्ज कितनी हमारी? अच्छा दोनों ही चार्ज 1.0 है, सॉरी गलत लिखा है 1.0। तो हमने यहाँ क्या ले लिया? चार्ज हमारी 1 और डिस्टेंस कितनी है? 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर -3। लेकिन ये जो है चार्ज आपने किस में रखा है? पिको कूलम। इसे हम लोग चेंज करेंगे कूलम में, तो किससे मल्टीप्लाई होगी? 10 टू द पावर -12। और अब इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम मीटर, जो कि डायपोल की SI यूनिट होती है, कूलम इंटू मीटर। तो अब हमारे पास देखो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, हमारे पास देखो हमारे पास डायपोल वेक्टर है। तो क्या आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते? चलो निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो टॉर्क होगी वो होगी P क्रॉस E वेक्टर, P क्रॉस E। P हमारी है 3i कैप प्लस 4j कैप इंटू 10 टू द पावर, सॉल्व कर लेंगे, दिस विल बी -15। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारी 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 i कैप, i कैप। ये हमारी क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। अब जरा सावधानी से करो, i को i से क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? 0। i इंटू आई, एंगल कितनी है? sin 0 डिग्री, 0। i वेक्टर x एक्सिस, i x एक्सिस, दोनों के बीच में एंगल कितनी है? 0, ये आपको पता होगा। i इंटू आई क्रॉस i कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। तो ये 3i इंटू आई ये करोगे तो 0 होगी। अगर आप ये j क्रॉस i करोगे तो क्या होगा? याद है ये वाली चीज, i j k, i क्रॉस j करेंगे तो k मिलेगा, j क्रॉस k करेंगे तो i मिलेगा, ये आपको पता होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव मिलेगी। अभी आपको करना है j क्रॉस i। देखो i क्रॉस i से 0 मिल गया, तो इसका इससे करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब हमने ये j को i से किया, j को i से करोगे तो -k मिलेगा, तो आपको मिलने वाला है आंसर माइनस में, और इससे मल्टीप्लाई कर लो। इसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 4 और ये 10 टू द पावर -15 इंटू 10 टू द पावर 3, दिस विल बी 4 इंटू 10 टू द पावर -12। और ये क्या मिलेगा? के वेक्टर। ये हमारी क्या है? टॉर्क। टॉर्क हमने निकाल लिया। देखो कितना आसान है। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो यही है। वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में किया, हमने डायपोल वेक्टर फॉर्म में ही निकाल लिया। और यूनिट्स में थोड़े केयरफुल रहने, कहाँ पिकोमीटर है, कहाँ मिलीमीटर है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप केयरफुली कर रहे हो तो बिल्कुल ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन अगर बिल्कुल फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो आप अगर ध्यान से पीसफुली अगर करोगे, अगर आप सोच रहे हो अच्छे से बिल्कुल कूल होकर, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा। ये वाली चीज देखो सभी को आती है, क्रॉस प्रोडक्ट, और आनी भी चाहिए। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नहीं आती है तो बात अभी भी मानो, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बस 2-3 मिनट लगेंगे, एक बार रिवाइज कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2
आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर्स, दो आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर्स हैं, टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर्स S1 and S2, this one is S1 and this one is S2, of radii 1 centimeter and 3 centimeter respectively, are charged such that both have the same charge density, both have the same charge density, they have same charge density 2 by pi into 10 to the minus 9 coulomb per meter square, they are placed far away from each other and connected by a thin wire. Suppose करो ये दोनों के दोनों बहुत ही far away placed हैं, far away placed, they are placed far away from each other and connected by a thin wire. Calculate the new charge on sphere S1. हमें new charge on sphere S1 करनी है. क्वेश्चन समझ आया होगा आप लोगों को. दो स्फेयर्स हैं, दोनों स्फेयर की रेडियस दे रखी है और दोनों की चार्ज डेंसिटी दे रखी है, बस. और आपसे पूछा गया है कि S1 वाले पे चार्ज कितनी होगी, Q1 निकालनी है. क्या लग रहा है, क्या करेंगे क्वेश्चन? चलो इसका सिंपल वर्जन पहले बताता हूं. सिंपल वर्जन जो आपने किया होगा, दो मेटेलिक आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं. कैसे हैं? आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं. एक में 4 कूलम की चार्ज है, एक में -8 कूलम की चार्ज है. दोनों को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया. अब क्या चार्ज होगी? अगर ये आइडेंटिकल है, अगर ये आइडेंटिकल है तो आपको कुछ नहीं करना, आप ले लो टोटल चार्ज. पहले टोटल चार्ज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -4 कूलम. चार्जेस अलजेब्रिकली ऐड करते हैं विद देयर साइन -4. अब ये दोनों ही -4 कूलम के जो टोटल चार्ज है दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी, तो एक में -2 कूलम और दूसरे वाले में भी -2 कूलम. ऐसा कब? जब ये वर्ड होगी आइडेंटिकल स्फीयर. आइडेंटिकल है. अभी वाले केस में आइडेंटिकल स्फीयर नहीं है, तो ये लगाने की सोचना भी नहीं. आइडेंटिकल स्फीयर नहीं है. अच्छा, आइडेंटिकल स्फीयर में भी एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है फिजिक्स का कि दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगी. हाँ, दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगी. और यहाँ आइडेंटिकल थे, पोटेंशियल सेम होकर दोनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते थे, लेकिन यहाँ दोनों के दोनों स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है. लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, दोनों की पोटेंशियल सेम रहेगी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको दोनों की सेम पोटेंशियल है ये रखनी है. उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी है कि हाँ, चार्ज टोटल चार्ज कंजर्व होती है. कुछ तो समझ आया होगा कि क्या क्वेश्चन है. अब मैं इसको प्रॉपर तरीका बताता हूँ. सबसे पहले ये बताओ कि अगर इसमें मैंने चार्ज को Q1 मान लिया है, इसमें चार्ज को मैंने Q2 मान लिया है और आपको Q1 निकालनी है. सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी. एक और बात, जब मेटेलिक स्फीयर होते हैं तो चार्जेस सरफेस पे ही आते हैं. ये मेटेलिक स्फीयर में चार्जेस हमेशा सरफेस पे आते हैं, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है. अगर मेटेलिक स्फीयर नहीं होती, ये सॉलिड इंसुलेटेड स्फीयर होती है अगर, तो पूरे बॉडी में होती है और चार्ज डेंसिटी फिर ये सरफेस चार्ज नहीं होती, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, रो. और देखो यूनिट से पहचान सकते हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया वाली, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो अगर आपको यहाँ चार्ज निकालनी है तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? इससे मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी कितनी है? 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 एरिया. इस मेटेलिक स्फीयर की एरिया कितनी होती है? ये होती है 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर. पाई कैंसिल, आर की वैल्यू आपको पता है क्या? यहाँ से आप चार्ज नहीं निकाल सकते, आप सॉल्व कर लेना, आप आराम से चार्ज निकाल सकते हो. क्वेश्चन थोड़ा लेंदी इसलिए मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट लेके समझा रहा हूँ. ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, चार्ज निकाल सकते हो आप यहाँ पे. ये Q1 चार्ज मैंने निकाल लिया. अच्छा ठीक है, मेरे पास Q1 चार्ज निकल गई इनिशियली, अभी कनेक्ट नहीं कर रखा, इनिशियली Q1 चार्ज निकल गई. अब मैं Q2 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. Q1 Q2 S1 S2 दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, तो Q2 भी कैसे निकलेगी? Q2 भी हमारी निकलेगी सिग्मा इंटू सेकेंड वाले बॉडी की एरिया. चलो इसे A1 और A2 कर दो, R1 R2 कर दो. तो ये वाली कितनी है? दिस वन इज 2 बाई पाई इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर. तो यहां से आपकी ये सेकेंड वाली चार्ज भी निकल जाएगी कूलम में. टोटल चार्ज हमारी हो जाएगी Q1 प्लस Q2. टोटल चार्ज हो जाएगी हमारी Q1 प्लस Q2. इस वाले चार्ज को और इस वाले चार्ज को आप ऐड कर सकते हो और यहां से आपको Q1 प्लस
Q2 की वैल्यू निकल जाएगी। ये आपने टोटल चार्ज निकाल लिया। कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एग्जाम बस कुछ दिनों के बाद ही है, तो अभी हम कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि हम न्यूमेरिकल समझ सके। टोटल चार्ज हो गई। अब उसके बाद हमारे पास, मैंने क्या बोला, इन दोनों को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही वायर से कनेक्ट करोगे तो चार्ज इधर से उधर जाएंगे और दोनों फिर एक कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाएगी। तो पहले वाले की पोटेंशियल कितने, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो इस पहले वाले की पोटेंशियल हो जाएगी के Q1 डैश बाय R1 इक्वल टू के Q2 डैश बाय R2, के Q1 डैश बाय R1 के Q2 डैश बाय R2। चार्जेस तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद इस पर एक नई चार्ज आ गई Q1 डैश, इस पर एक नई चार्ज आ गई Q2 डैश, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, यही चार्ज बोला आपको निकालने को। तो ठीक है, के Q1 डैश प्लस के Q2 डैश R1 बाय R2, यहां से देखो के और के कैंसिल, तो हमारे पास आ गई Q1 बाय R1 इक्वल्स टू Q1 डैश बाय R1 इक्वल टू Q2 डैश बाय R2। R1 R2 आपको पता है, अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है Q1 डैश। देखो मेरी बात समझो, एक और इक्वेशन Q1 प्लस Q2 आपने पहले निकाला था Q1 प्लस Q2, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो देखो ये वाली चीज आपको पता है, और ये Q1 डैश और Q2 डैश आपको नहीं पता। चार्ज बिफोर कनेक्शन एंड आफ्टर कनेक्शन चार्ज तो सेम रहेंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो टोटल चार्ज बिफोर द वायर इज ज्वाइंट एंड टोटल चार्ज आफ्टर द वायर इज ज्वाइंट, वो दोनों सेम रहेंगे। तो Q1 और Q2 जो इनिशियली थी टोटल चार्ज, वही अब फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी सेम रहेगी। तो मेरे पास देखो एक ये वाली इक्वेशन होगी, ये वाली, इसमें अननोन क्या क्या है, अननोन है Q1 डैश और Q2 डैश, और मेरे पास एक ये वाली इक्वेशन भी है, इस वाली इक्वेशन है, ये वाला पार्ट तो नोन है, इसमें भी अननोन पार्ट क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश। तो ये मेरे पास एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरे पास एक सेकंड इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन में Q1 डैश नहीं पता, Q2 डैश नहीं पता, दो वेरिएबल्स नहीं पता है और दो इक्वेशन है, आप सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। अब बताओ, समझ तो आया होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन में दोनों को कनेक्ट किया, तो पहले हमने Q1 निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी से, फिर Q2 निकाला सरफेस चार्ज डेंसिटी से, फिर हमने टोटल चार्ज निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया, ये वैल्यू हमें पता चल चुकी है Q1 प्लस Q2 की। फिर हमने अपने कॉमन पोटेंशियल निकाली कि दोनों भाई जब कनेक्ट होंगे तो दोनों सेम पोटेंशियल पाएंगे। पोटेंशियल स्फीयर की होती है KQ बाय R, तो इसकी हो जाएगी KQ1, यहां समझना है KQ1 डैश, क्योंकि नई चार्ज आई है, अब पहले वाली चार्ज Q1 वाली चार्ज नहीं है, अब इसमें एक नई चार्ज आई है Q1 डैश, इस पे भी नई चार्ज आई है Q2 डैश, चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो Q2 डैश बाय R2, के Q1 डैश बाय R1, के Q2 डैश बाय R2, दोनों को इक्वेट किया, हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश की एक इक्वेशन आ गई, R1 R2 नोन था आपको। और दूसरी फिर हमने एक और लगाई कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज बिफोर एंड चार्ज आफ्टर द कनेक्शन विल रिमेन द सेम। तो वो दो चार्ज हमने लगाया कि इनिशियली जो Q1 Q2 आई थी, जो हमने कैलकुलेट किया था, वो टोटल चार्ज Q1 डैश Q2 डैश के इक्वल होगी। दो इक्वेशंस आई है, Q1 डैश Q2 डैश नहीं पता, Q1 डैश निकालने को बोला है तो वो निकालो, Q2 डैश निकालने को बोला है वो निकालो, दोनों निकालने को बोला है तो दोनों ही निकालो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 point charges Q1, Q2 and Q3 are located in XY plane at points minus D, 0, 0, 0 and D, 0 respectively. Q1 and Q3 are identical and Q2 is positive. What will be the nature and value of Q1 so that the potential energy of the system is 0? तो मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है। हमारे पास Q1, Q2, Q3 तीन चार्जेस हैं। Q1 दे रखा है माइनस D, 0, Q2 दे रखा है 0, 0 पे, और Q3 दे रखा है D, 0 पे। तो हमने कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये बना दिया। Q1 और Q3 सेम है, आइडेंटिकल है और वैल्यू भी सेम है, ऐसा बोला है। Q2 पॉजिटिव है, पूछा है कि इस Q1 की नेचर, मतलब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और दूसरा इंफॉर्मेशन है पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। आई होप क्वेश्चन समझ आया। तो पहली बात तो ये सोचो कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस का, ये आपने पढ़ा है,
अगर पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस का 3 चार्जेस हैं, मान लो Q1, Q2, Q3, 3 प्लेसेस, तो आप कैसे लिखते थे पोटेंशियल सिस्टम? ये लिखते थे आप K Q1 Q2 बाय R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। जितने चार्जेस के अपने कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इस तरह से आप लिखते थे 4 चार्जेस। चलो 4 चार्जेस कर लेते हैं, सपोज थोड़ा ऐसे रिवीजन ही कर रहे हैं, हम लोग कर ही सकते हैं। क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मैं, Q2 Q3 एंड Q4। और तो इसकी अगर इसकी निकालनी है तो क्या निकलेगी? K Q1 Q2 R12 प्लस K Q1 Q3 R13 प्लस K Q1 Q4 R14। देखो 1 की कॉम्बिनेशन 2 के साथ, 1 की कॉम्बिनेशन 3 के साथ, 1 की कॉम्बिनेशन 4 के साथ हमने कर ली। अब Q2 पे आ जाओ, Q2 K Q2 Q3 बाय R23 प्लस K Q2 Q4 R24। तो हमने 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ में देख लिया। अब 3 पर आ जाओ, 3 का क्या है? K Q3 Q4 बाय R34। आई होप कि सबको आता होगा। सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी निकालनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी हम इस तरह से निकालते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है और साइन के साथ Q1 और Q2 अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है। और दूसरी बात, ये R12 क्या लिख रहा हूँ मैं? R12 मतलब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस। अगर ये R13 है तो 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं होगी। इसके अकॉर्डिंगली हम सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी निकालते हैं। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी का आपको पता है, आप ये जानते हो। हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास ये 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस दे रखे हैं, Q1 Q2 और Q3। इस क्वेश्चन में आ गए Q1 Q2 और Q3 का सिस्टम ऑफ चार्जेस की टोटल एनर्जी 0 बता रखी है और Q1 है। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट का तो यूज है। अगर ये न्यू क्वेश्चन भी आया है, आपने पहले सॉल्व नहीं किया है, तो भी आप इसे कर सकते हो। आप पोटेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट लगाओगे, सॉल्व करोगे। चलो यहाँ पर एक चीज है, Q1 Q3 इक्वल है तो मैंने इसको Q बोल दिया, ठीक है। ये Q2 पॉजिटिव है। अब उसके बाद बताओ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? D। डिस्टेंस तो D है, आप डिस्टेंस माइनस D नहीं बोलोगे। इन दोनों की सेपरेशन D की है, माइनस D तो इसकी कोऑर्डिनेट्स है, डिस्टेंस D है। और इन दोनों की सेपरेशन कितनी की है? ये भी सेपरेशन D की है। अब हम लोग सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी लिखते हैं। एनर्जी K तो कॉमन ही होगा, K तो सभी में कॉमन होगा, कॉमन स्टार्टिंग से ले लो। और ये क्या है? Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23। ये मैंने टेक्निकली अपने अकॉर्डिंगली देखा कि हमारे 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है। तीनों की एनर्जी है कितनी? 0। K कॉमन था, K साइड आ गया तो 0 ही होना है। अब Q1 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू हमने Q मानी, Q2 की वैल्यू तो Q2 है, Q into Q2। R12 1 और 2 के बीच की सेपरेशन कितनी की है? D की है, ठीक है। प्लस Q1 कितनी? Q1 तो हमने Q सपोज कर रहा है। Q3 कितनी है? Q3 भी हमारी Q ही है, तो Q into Q स्क्वायर। देखो Q1 और Q3 दोनों Q सेम है, तो Q स्क्वायर। R13 के बीच की सेपरेशन कितनी की है? D और D कितनी है? 2D। इन दोनों की सेपरेशन 2D। उसके बाद Q2 Q3 तो हमने Q2 ही ले रखा है और Q3 हमने Q बोल रखा है। सेपरेशन 2 और 3 की सेपरेशन कितनी की है? D की। ये सेपरेशन हमने D ले ली। फिर से 0। अब यहाँ से क्या? यहाँ से आपने 1/D कॉमन ले लिया, 1/D कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास हो गया Q into Q2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन D प्लस D नहीं, यहाँ पर क्या? अपॉन 2। और ये क्या हो जाएगी? Q2 Q। अब ये D की साइड जाकर 0 हो जाएगी, तो 0 इक्वल टू Q2 और Q2। ये हो जाएगी हमारी 2Q2 इक्वल्स टू 2Q2 प्लस Q स्क्वायर बाय 2। इसे इस साइड लेकर के आओ, माइनस Q स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 2Q2। तो ये वाली Q और ये वाली स्क्वायर कैंसिल। निकालना क्या आपको? आपको निकालना है Q2।
Q2 निकालना है, Q2 निकालना है हमें, तो Q2 हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारी है माइनस Q/2 इक्वल टू 2Q2, इस साइड आ जाएगी तो माइनस Q/4 इक्वल टू Q2। मैंने सही किया है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। चलो अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो आप देख सकते हो, वो नहीं, कॉन्सेप्ट देखो यहीं पर है, Q/2 और ये आराम से निकल कर आ जाएगा। क्या बात समझ आई? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है। अगर इसलिए मिस्टेक हुई तो प्लीज इसे इग्नोर करो। अब हम लोग ये सीख रहे हैं, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो है और इसकी हमने जो चीजें इक्वल थे इसको हमने क्यू सपोज किया, और पोटेंशियल सिस्टम के चार्जेस के निकालते कैसे वो बताया, इक्वेट करो, सामने से निकल जाएगी और वो नेगेटिव चार्ज होगी Q2 हमारी। तो ये क्वेश्चन कुछ किए हम लोगों ने, कुछ और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने की कोशिश करूंगा, और एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना। ऑल द बेस्ट।